तो आज हम बात करेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। आखिरकार क्या है ये प्रस्तावना? और इसमें ऐसे शब्द हैं जिन्हें समझने के लिए, जो कि बहुत टफ है, बहुत कठिन शब्द हैं, जिन्हें समझने के लिए हमें क्लास की जरूरत पड़ती है। एक छोटा सा पैराग्राफ जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो आज हम समझेंगे। और इन्हें समझना कोई कठिन नहीं है, आप समझ सकते हैं हमारी क्लास से। तो आज हम बात करेंगे प्रस्तावना की। इससे पहले कि स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इब्रा एज में। तो प्रस्तावना यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक ऐसा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमें इसी से मिला है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता हमें इसी से प्राप्त हुई है। और व्यक्ति की गरिमा, हमारे राष्ट्र की अखंडता को इसी में हमें बढ़ावा दिया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता और को बढ़ावा जो दिया है हमें इसी में दिया है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले हम भारत के लोग हम भारत के लोग इसका मतलब है कि भारत की शक्ति जनता के हाथ में। इसका साफ साफ कहना है कि भारत की जनता ही शक्ति का स्रोत है। भारत की जनता ही शक्ति का स्रोत है, यानी सब कुछ जनता है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के पैराग्राफ उद्देशिका में सबसे पहले यही यूज किया गया है कि भारत की जनता शक्ति का स्रोत है। अगला पॉइंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न इसका मतलब है कि हमारा देश, हमारा भारत एक लोकतंत्र राष्ट्र है। और ये आंतरिक और बाहरी दोनों फैसले खुद लेने की सर्वोच्च सर्वोच्च शक्ति हमारे भारत के पास है। यानी अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी दूसरा देश अब हम पर अपना फैसला नहीं थोप सकता। जैसे कि मैं मिसाल दूं, जैसे आज एक जंग चल रही है, युद्ध चल रहा, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान, इनके बीच में एक युद्ध चल रहा है। अब मान लीजिए हमारे सामने एक चुनौती आती है कि आप किसका साथ दोगे। तो हम यहां पर हम पर कोई भी अपना फैसला नहीं थोप सकता। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमसे कहे कि आप हमारा साथ दो, तो हम साफ साफ इनकार कर देंगे कि नहीं, हम जिसे चाहे हम उसके फेवर में जाएंगे, हम जिसे चाहे उसके फैसले में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमें अपना अपना फैसला सुना दे और हम उसके साथ हो जाए। नहीं, हम ईरान के साथ भी खड़े हो सकते हैं और अमेरिका इसराइल के साथ भी खड़े हो सकते हैं। कोई हम पर किसी का रोप या दबाव नहीं हो सकता। इसलिए भारत एक लोकतंत्र राष्ट्र है। इसका मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत, हमारा भारत एक लोकतंत्र राष्ट्र है। अगला पॉइंट आता है समाजवादी। समाजवादी, अब इसका मतलब है, उद्देशिका में जो समाजवादी का यूज किया गया है, इसका मतलब है सीधे सीधे इसका सीधा सीधा मतलब है कि हिंदुस्तान में, हमारे भारत में
अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको खत्म करना। इसका उद्देश्य का मेन मेन मकसद ये है, समाजवादी यानी कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम करना, जो कि आज के हिसाब से होना चाहिए, आज के हिसाब में होना भी चाहिए। जैसे मैं कहूं कि कोई भी गरीब आदमी हो या कोई भी अमीर है, वो संविधान के लिए अमीर अमीर नहीं है और गरीब गरीब नहीं है। संविधान की नजर में सब बराबर है, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। ये हमारे आर्टिकल्स में भी दिया गया है, 15, 16, 17, 18। ये मौलिक अधिकार सबको बराबर है, किसी अमीर के लिए अलग से मौलिक अधिकार नहीं है और किसी गरीब के लिए अलग से अधिकार नहीं है। तो अगला पॉइंट आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष इसका मतलब है हमारे भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। मतलब ये कि यहाँ 80% हिंदू हो या 1% कोई और धर्म हो, या बौद्ध हो या जैन हो या मुस्लिम हो, कोई भी कम्युनिटी का धर्म हो, कोई भी हो, यहाँ सब बराबर बराबर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में साफ साफ है कि ये इस हमारे देश यानी हमारे भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। ना हमारे भारत का कोई पर्सनल धर्म है और ना कोई राजकीय धर्म है। मतलब साफ साफ मतलब है कि हमारे भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। राजकीय धर्म नहीं है। अब अगला पॉइंट आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक इसका मतलब है जनता का शासन, यानी यहाँ किसी का शासन नहीं है, यहाँ जनता का शासन है। इसका मतलब है कि यहाँ हम हर 5 साल में जो चुनाव करते हैं तो हम अपनी मर्जी से चुनते हैं। अपने क्षेत्र से हमने अपने लोकसभा क्षेत्र से हमने अपने एक सांसद को चुना। तो इस तरह से हम जो चुनकर भेजते हैं वो हमारा संसद में हमारे लिए आवाज बनते हैं, हमारी आवाज बनते हैं। इस तरह से जो हम चुनकर भेजते हैं, जो वोटिंग करते हैं, तो वो हमारा शासन होता है। यानी कि उस वक्त में जो हर 5 साल में जो मतदान होता है, जो हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जनता की राय ली जाती है कि आप किसे चुनना चाहते हैं। मान लीजिए हमारी चॉइस है, जनता की चॉइस है कि वो बीजेपी को चुने, तो बीजेपी सरकार बन सकती है। अगर जनता चाहे तो वो कांग्रेस सरकार बना सकती है। ये सब जनता के हाथ में है। इसलिए यहाँ पर किसी का शासन नहीं है, यहाँ पर जनता का शासन है। यहाँ पर जनता का शासन है, किसी का भी शासन नहीं, यहाँ जनता का शासन है। अगला पॉइंट आता है गणराज्य। गणराज्य इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी मिनिस्टर या कोई प्रधानमंत्री हो या कोई राष्ट्रपति हो, वंशानुगत नहीं होता है। मतलब ये कि यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता, जैसे पहले होता था। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा का बेटा राजा हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अब क्या होता है कि अब कोई भी श्रेणी का आदमी, यानी किसी भी वो चाहे गरीब हो या अमीर, अब किसी भी कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, सांसद बन सकता है। इसलिए अब यहाँ कोई भी ऐसा काम वंशानुगत नहीं है। इलेक्शन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, कोई भी राजनेता बन सकता है, राजनीति में आ सकता है। अब अगला पॉइंट आता है सामाजिक न्याय। 。
सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में क्या होता है कि यहां न्याय सबके लिए बराबर है। हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साफ साफ कहता है कि चाहे व्यक्ति किसी गरीब का हो या अमीर का हो, या कोई मुस्लिम हो या हिंदू या बौद्ध या जैन, किसी भी कम्युनिटी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी हर व्यक्ति के लिए न्याय बराबर होगा, चाहे वो गरीब का हो, अगर चाहे वो किसी नेता का बेटा हो या किसी गरीब का बेटा हो, यहां न्याय सबको बराबर होना चाहिए। सबका अधिकार बराबर है, इसलिए न्याय भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय यानी यहां कोई भी व्यक्ति चालू है, बोलता चालू है। अच्छा, मैंने रोक दिया। एक सेकंड। सामाजिक न्याय, इसका अर्थ है कि समाज में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, पिछड़े हो, या कोई SC ST OBC यानी कि किसी भी पिछड़े समाज से हो, या किसी भी गरीब फैमिली से हो, या वो झोपड़पट्टी से हो, या दूसरी तरफ कोई MLA का बेटा हो या किसी राजनेता का बेटा हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में न्याय सबके लिए बराबर है। सबके लिए न्याय बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है और कोई व्यक्ति छोटा नहीं, इसलिए हर नागरिक के लिए, चाहे वो पिछड़े समाज का हो, सबके लिए बराबर है। अब अगला पॉइंट आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, इसका मतलब है कि इस आर्थिक न्याय का उद्देश्य है कि हमारे जो भारत में अमीर बड़ी इकोनॉमी में है और गरीब छोटी इकोनॉमी में है, तो इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में वो छोटा है या अमीर कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में वो बड़ा है। इस तरह से भी, इस तरह का जो भेदभाव होता है, ये भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्थिक न्याय है, ये भी सबके लिए बराबर है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की नजर से किसी व्यक्ति को हम छोटी इकोनॉमी से नहीं देख सकते, या अमीर आदमी को हम बड़ी इकोनॉमी से नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें साफ साफ क्या कहा गया है कि संपत्ति, आय और संसाधनों जो वितरण है, वो सबके लिए, चाहे वो किसी भी समाज से हो, वो सबके लिए बराबर है। वो सबके लिए बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई छोटी आय से नहीं है या कोई बड़ी किसी की बड़ी आय नहीं है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव ना हो और सब एक सबको कमाने का समान अवसर मिले। अब अगला पॉइंट आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, अब इसका मतलब है कि देश के अंदर हर नागरिक को मतदान का अधिकार है। राजनीतिक यानी कि इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है, सबको बराबर अधिकार है। कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, या इलेक्शन साफ शब्दों में कहे तो इलेक्शन लड़ सकता है। राजनीतिक अधिकार का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन भी लड़ सकता है और उसको भारत के अंदर, अगर भारत की नागरिकता है, तो उस व्यक्ति को मतदान का अधिकार भी है, बराबर अधिकार है।
किसी अमीर के ऐसा नहीं है कि किसी अमीर को अलग अधिकार हो और गरीब को अलग अधिकार हो, ऐसा नहीं है, बल्कि सबको समान अधिकार है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटे घर से उठा है या बड़े घर से है, सबको समान अवसर है। यानी कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, और कोई भी व्यक्ति मतदान 18 प्लस एज का व्यक्ति को भी मतदान कर सकता है। पहले क्या था, पहले इसका 1989 से पहले इसकी एज थी 21 साल, कि जो व्यक्ति 21 साल का होता था उसे मतदान का अधिकार था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसका संशोधन कर दिया गया है। 1989 में इसका संशोधन किया गया और अब इसकी एज है 18 साल। अब इसका जो 18 साल प्लस के एज के कोई भी व्यक्ति हो, सबको मतदान का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति इलेक्शन भी लड़ सकता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो हमने बताए। इन सारे पॉइंट को अच्छी तरह से आप जहन में बैठाएं, इन्हें समझें, और इससे आगे चलेगी कल विचार। अभिव्यक्ति, यानी इससे आगे चलेगा कल पॉइंट। आज यहां तक हमारी क्लास समाप्त होती है। कल हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्लास को, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता से हम स्टार्ट करेंगे, और कल हम प्रस्तावना को पूरी तरह से पूरा कर देंगे और फिर हमारे आर्टिकल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी हमारी फैमिली बने। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।